अमित अवस्थी जी वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही साथ में देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। विनोद जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। ये इसलिए अहम बात है कि जो कुछ चल रहा है एग्जैक्टली वो विनोद जी ने भी पहले खबरों के खिलाड़ी जो सुमित जी का कार्यक्रम है अमर उजाला के साथ उसमें कहा था, और इस पे मुझसे भी जब सवाल पूछा तो मैंने शिव कुमार कहा था, लेकिन विनोद जी ने कहा नहीं, सिद्धारमैया, और उसके कारण भी बताए थे। अच्छा, उसके बाद में मामला खींचा, शिव कुमार ने अपना दमखम दिखाया, लेकिन हम जैसा अभी डिस्कशन कर रहे थे लगातार कि शिव कुमार भी शायद जानते थे, लेकिन बार्गेनिंग में ये होता है कि अपनी ताकत को दिखाया जाए। जरा विनोद जी से समझने की कोशिश करते हैं कि उस समय क्या आधार था और अभी कौन से फैक्टर हैं जो सिद्धारमैया के काम आए जिसकी वजह से वो शिव कुमार से आगे निकल गए। विनोद जी देखिए, आपने विजुअल आप याद करिए कि जब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीती और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो है मिठाई खिला रहे थे, और उस मिठाई में सिद्धारमैया को किस तरह मिठाई खिला रहे थे, वो बर्फी उनके मुंह तक ले जाते थे, फिर पीछे खींच लेते थे, फिर ले जाते थे, फिर पीछे खींच लेते थे। इन्होंने 2-3 बार किया, जैसे बच्चों के साथ होता है ना, और फिर उन्होंने बर्फी उनके मुँह में डाल दी, और शिव कुमार को उन्होंने एक बार में बर्फी खिला दी। तो इसका मतलब ये था कि उसी तरह से 4 दिन 5 दिन वो बर्फी आगे पीछे होती रही, आखिरकार सिद्धारमैया के मुंह में चली गई और शिव कुमार को एक बार में सिंगल बर्फी मिल गई कि सिंगल डिप्टी चीफ मिनिस्टर। ये तो ऑप्टिक्स की बात। देखिए, दरअसल सिद्धारमैया इसलिए चीफ मिनिस्टर, मैं शुरू से ही मुतमईन था इसको लेकर के, क्योंकि मेरी अपनी जानकारी जो है कि 2013 में जब कांग्रेस पार्टी वहाँ बहुमत लेके आई थी और सिद्धारमैया 2005 में आए हैं कांग्रेस पार्टी में, तो उस वक्त दावेदार वहाँ खुद खड़गे साहब थे चीफ मिनिस्टरशिप के, डीके शिवकुमार तब भी एक बड़े नेता थे, परमेश्वरन थे बड़े नेता, मोइली साहब भी उसमें बहुत एक्टिव थे, वो भी एक दावेदार थे। इस तरह से कर्नाटक में कई दावेदार थे, लेकिन कुर्सी सिद्धारमैया को मिली जो अपेक्षाकृत पार्टी में नए थे। और मुझे जहाँ तक जानकारी है उसके पीछे राहुल गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी, और राहुल गांधी ने एक तरह से वीटो करके वो कुर्सी उनको दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब राहुल गांधी क्यों पसंद कर रहे थे? राहुल गांधी का जो प्लैंक है, जिस प्लैंक पे कांग्रेस पार्टी को ले जाना चाहते हैं, वो है दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटीज़, इनको एक साथ कांग्रेस के पीछे गोलबंद करना। सिद्धारमैया चूंकि देवराज अरस के बाद कर्नाटक की राज्य में सबसे बड़े पिछड़ों के नेता हैं। वोक्कालिंगा और लिंगायत, हालांकि ये भी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये सब उस तरह से ओबीसी हैं जैसे उत्तर भारत में यादव हैं, कुर्मी हैं, जाट हैं, जो वेल ऑफ ओबीसीज हैं। लेकिन जो इनके अलावा जो ओबीसी जातियाँ हैं, उनका जो बड़ा चंक है वो सिद्धारमैया के साथ है, इसमें कुर्बा उसको लीड करते हैं। तो एक तो दूसरा क्या है कि 5 साल जो सरकार चली सिद्धारमैया की कर्नाटक में, उस पर कोई घोटाले का आरोप, किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, और बिल्कुल जो है क्लीन सरकार चली। और सिद्धारमैया ने तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, मोदी जी सब ने प्रचार किया, और तब भी 80 सीट कांग्रेस जीत के आई, और बीजेपी से ज़्यादा वोट लिया, 36% बीजेपी का था, 38% कांग्रेस का था। तो उनकी इस परफॉर्मेंस को पार्टी ने रिकॉग्नाइज़ किया। तीसरी बात ये थी कि इस बार जो है सिद्धारमैया को की वजह से ओबीसी तो एकजुट था ही कांग्रेस के साथ, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा हाथ नहीं लगा। और जबकि कांग्रेस 40% पे सीएम इस तरह के मुद्दे ले बना करके चुनाव लड़ी और जीती। अब अगर वो डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो डीके शिवकुमार के खिलाफ आरोप है ईडी में, वो जेल भी जा चुके हैं, गिरफ्तारी भी हो चुकी है, मुकदमेबाजी भी हो रही है। तो बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल जाता कांग्रेस के खिलाफ लोकसभा चुनावों के लिए। और अभी कि देखिए साहब, भ्रष्टाचार पर इसका जो है कांग्रेस का दावा झूठा है, और उन्होंने इन डीके शिवकुमार को बना दिया। और डीके शिवकुमार के साथ जो मामले चल रहे हैं उनको लेकर के भी पता नहीं कब कौन सी फाइल खुल जाए और मुख्यमंत्री संकट में आ जाए, इसलिए भी उनका मामला कठिन था। ये बात डीके शिवकुमार जानते थे, ये उनको कम्युनिकेट भी कर दी गई थी चुनाव से पहले। इसलिए मेरी जितने कांग्रेसी नेताओं से बात होती थी, सब कहते थे सिद्धारमैया बनेंगे, डीके शिवकुमार को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली रहेगी, उनको महत्वपूर्ण विभाग दिए जाएंगे। बाद में जब ये नतीजे आ गए और जब देर लगी तो मैंने पूछा, हमने मसला क्या है? बोले कोई झगड़ा नहीं है, तय है, डीके भी मानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अटकी हुई हैं, इसलिए देर लग रही है। और वही चीज़ें थी कि कोशिश थी कि 2 या 3 उप मुख्यमंत्री बने, जिसमें एक लिंगायत हो और एक दलित हो। लेकिन डीके शिवकुमार इस बात पर एडमेंट थे कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उनको था कि एक ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, वरना 3 बनने से या 2 बनने से उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर डाइल्यूट हो जाएगी। और साथ ही साथ उनका ये भी था कि वो अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है उनकी मान ली गई हैं। इसी में जो है थोड़ा सा विभागों को लेकर के भी कुछ जो समय लगा। तो सिद्धारमैया का बनना पहले से ही तय था कि सिद्धारमैया बनेंगे। मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला कांग्रेस पार्टी के नेताओं में जो सिद्धारमैया
सिद्धारमैया का नाम न लेता हूँ। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं, जो बात विनोद जी बोले थे प्रवीण आपकी ज़्यादा से उसमें ऐड करता हूँ, आई होप कि विनोद जी भी एग्री करेंगे। वो ये कि सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच डे वन से कोई कन्फ्यूजन नहीं था। मैं फिर अपने आप को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कन्फ्यूजन कुछ खास लोगों ने क्रिएट करवाया। बीते 4-5 दिनों से मीडिया के कुछ लोग ऐसे लगे हुए थे पीछे, सोशल मीडिया के जरिए दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट चल रही है। डीके शिव कुमार को सचिन पायलट के नाम पे इक्वेट करने की कोशिश की गई कि वो कर्नाटक के सचिन पायलट हो जाएंगे। कुछ चैनल से भी ऐसी खबरें दिखाई, ऐसा कहीं नहीं था। डे वन से कन्फ्यूजन नहीं था, सब कुछ क्लियर चल रहा था। एक छोटा सा कन्फ्यूजन आया था, वो जो मुस्लिम क्लरिक की बाइट आई थी जिसने कह दिया कि एक मुसलमान डिप्टी सीएम होना चाहिए, जिसको भी कांग्रेस पार्टी ने क्लियर कर दिया कि वो तो भाई बीजेपी का आदमी है जो ये इस बात को कह रहा है। तो कहीं पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। शिव कुमार जानते थे कि उन पर मुकदमे चल रहे हैं, उनकी वजह से पूरी पार्टी मुसीबत में आ सकती है। और शिव कुमार ने इसीलिए एक अंग्रेजी चैनल, एक बड़े चैनल को इंटरव्यू में कहा कि मेरी अगली जिम्मेदारी लोकसभा में 20 से ज्यादा सीटें दिलवाने की है। शिव कुमार को समझ में आ गया था कि अगला नेतृत्व उनके पास ही रहना चाहिए। इसीलिए जो भी आप उसको बार्गेनिंग कह लीजिए, उसको एडजस्टमेंट कह लीजिए, वो ये चाह रहे थे और कांग्रेस भी मान रही थी कि जो शिव कुमार की पैठ है उनकी आर्थिक ताकत की वजह से वो किसी की नहीं है पूरी पार्टी में। इसीलिए उन्होंने शिव कुमार के चाहते हुए उनको कहा कि आप 2024 तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदलेंगे, वो उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे और एकमात्र उप मुख्यमंत्री रहेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आज केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला ने पीसी में बोली, वो ये कि दोनों नेता काबिल हैं, दोनों मुख्यमंत्री बन सकते हैं, दोनों साथ साथ लेकर चलेंगे। अगर मान लीजिए कि डिप्टी सीएम 4 बन जाते तो 4 दावेदार हो जाते मुख्यमंत्री पद के लिए अगली बार में, जो कि बोला नहीं गया, लेकिन माना जा रहा है कि 2.5 साल के बाद, 2 साल के बाद ये चेंज ओवर हो सकता है कि शिव कुमार अगले मुख्यमंत्री बने। तो शिव कुमार ने इस बात को लेकर एडमेंट थे कि वो एक ही उप मुख्यमंत्री होना चाहिए और वो मैं होना चाहिए। ये 3-4 की रेल में शामिल नहीं होगा। विनोद जी, क्या ये सिर्फ एक दिखावा था, एक ताकत को दिखाने का खेल था? शिव कुमार किसी तरह की बार्गेनिंग कर रहे थे, वो जानते थे कि मुख्यमंत्री तो सिद्धारमैया ही बनेंगे, फिर ये इतने बैठकों के दौर क्यों चल रहे हैं? दिल्ली बुलाया गया तो दिल्ली नहीं आए हैं, और खबरें आई हैं, देखिए औपचारिक तौर पर बयान कहीं नहीं आया, लेकिन ये बयान तो आए कि शिव कुमार नहीं चाह रहे हैं, सिद्धारमैया के शासन पर उन्होंने टिप्पणी करी, इस तरह की अलग अलग आपने देखा होगा मीडिया सोर्सेज से खबरें चली। क्या पूरा माजरा क्या था? क्या शिव कुमार सचमुच डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और कुछ मजबूत पोर्टफोलियो मिले इसके लिए बार्गेन कर रहे थे, या कुछ और मामला? देखिए, ऐसा है कि ये बिल्कुल सुमित ने सही कहा है कि कन्फ्यूज़न कोई नहीं था, और चुनाव के पहले से ये डे वन से क्लियर था कि चुनाव जीतने के बाद सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब उस मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बनने के बाद डीके शिव कुमार का एडजस्टमेंट कैसे होगा, मसला ये था, और इसी मसले को लेकर के पूरी एक्सरसाइज हुई। और हमेशा देखिए इस तरह के मामलों में क्या होता है, कहीं भी हो, किसी भी विभाग में हो, किसी भी संस्थान में हो, जब सत्ता का इस तरह से एक तरह से बंटवारा होता है तो उसमें कुछ इश्यूज़ होते हैं और उन इश्यूज़ को टैकल करने में समय लगता है। और जाहिर है, अगर मान लीजिए पहले दिन से ही डीके शिव कुमार कह देते हैं हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री है, मैं स्वीकार करता हूँ, तो जाहिर है फिर पार्टी कहती फिर ये भी स्वीकार कर लो, फिर वो भी स्वीकार कर लो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए एक निश्चित फार्मूला जो है उस पर एक बार सहमति बन जाए, इसको लेकर के लगातार बातचीत के दौर चले। और शिव कुमार भी मजे हुए राजनेता है, वो अपना महत्व, राजनीतिक महत्व जता करके अपना दावा छोड़ना चाहते थे। दावा उन्होंने छोड़ना भी था उनको, लेकिन वो ये भी बताना चाहते थे पार्टी को, पार्टी के बाहर, कि भाई मुझे भी आप अनदेखा नहीं कर सकते। और उनको अनदेखा करने का कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह का विश्वास सोनिया गांधी का विश्वास उनको प्राप्त है, प्रियंका गांधी का विश्वास प्राप्त है, राहुल गांधी का विश्वास सिद्धारमैया को भी है और इनको भी है, लेकिन इनका विश्वास, फैमिली का विश्वास इस तरह से है। इवन कहा जाता है खड़गे साहब का भी विश्वास सिद्धारमैया जी उनको है, दोनों लोगों को है, लेकिन उनका झुकाव थोड़ा सा डीके शिव कुमार की तरफ है। अब क्या है कि चूंकि बनना सिद्धारमैया को था, ये इस पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं था, लेकिन जैसा सुमित कह रहे हैं कि कुछ ताकतें वो चाहे पार्टी के अंदर की भी हो सकती हैं, पार्टी के बाहर की भी हो सकती हैं, वो मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए एक कन्फ्यूज़न फैला रही थी। और कोशिश ये हो रही थी कि इस पूरी जीत को, इस पूरी ऐतिहासिक जीत को एक तरह से डिस्टर्ब कर दिया जाए और ये बना दिया जाए कि साहब कांग्रेस पार्टी जीत जरूर गई, लेकिन उसको शासन करना नहीं आता, उसको जो है सरकार बनाना नहीं आता, ये एक मैसेज चला जाए। तो इसलिए
सोशल मीडिया पे बार बार तमाम तरह की खबरें, तमाम तरह के मैसेज, तमाम तरह की पोस्ट हो रही थी। एक पोस्ट तो यहाँ तक आई सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे किसी की, कि साहब वो पूरी लिस्ट लेकर के आए हैं डीके शिवकुमार, और उन्होंने सोनिया गांधी को और खड़गे जी को सिद्धारमैया के पूरे, जब से वो पार्टी में आए तब से पार्टी विरोधी गतिविधियों की सारी जानकारी, सारी सूचना उन्होंने दे दी है। इस तरह की पोस्टें भी आई। अब मुझे इस पर लिखने वाले पे हंसी ये आई कि ये इस तरह की बात की जा रही है कि जैसे कोई आए और अपने माँ से कहे कि तुम्हारे बेटे के दांत मैंने गिने हैं, ये देखो ये दांत हैं इतने। अरे भाई, पार्टी को मालूम है कि सिद्धारमैया का क्या योगदान है या उनकी गलतियाँ क्या कमियाँ, किसी सब पार्टी को मालूम होता है, कोई एक सोर्स नहीं होता। खड़गे जी खुद कर्नाटक से आते हैं, तो इसके लिए उनको किसी डीके शिवकुमार की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो है फैलाई गई, और भी चीज़ें फैलाई गई तमाम तरह की। लेकिन आखिरकार मैंने इस दौरान में सुमित जी कई लोगों से बात की, कर्नाटक के से जुड़े हुए तमाम कांग्रेस के नेताओं से, जो कर्नाटक के भी हैं, जो यहाँ केंद्र के भी हैं। सबका ये कहना था कि इस बार एक चीज़ ध्यान रखिए, हम लोगों ने तय कर लिया है कि हमें मीडिया के हिसाब से अपनी रणनीति नहीं बनानी है, हमें मीडिया की खबरों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया में खबरें चलवाई जाती हैं या चलाई जाती हैं उसके पीछे तमाम हालांकि वो तो सरकार की ओर इशारा कर रहे थे, मैं उस बात को नहीं कहूँगा, लेकिन जो कांग्रेसियों को कहना था जिस तरह से चलवाई जाती है, ऐसे में कई बार हम लोग कन्फ्यूज़न के शिकार होकर गलत फैसले कर लेते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में या राजस्थान में हुए जिस तरीके से, उसका नतीजा भुगत रहे हैं। इसलिए इस बार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मीडिया से प्रभावित होकर के कोई काम करें, हमें जो करना है हम करेंगे। तो इसलिए जो है, और मैं बताऊं, देखिए डीके शिवकुमार का डे वन से आप देखिए, उन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट कही। जिस दिन वो नहीं आ रहे थे, उनका पेट में तकलीफ है इसलिए अगले दिन वो उस दिन नहीं आए, उस दिन भी उन्होंने कहा कि मेरे खून में बगावत नहीं है, पार्टी हमने बनाई है, हम इस पार्टी को ख़त्म नहीं करेंगे। और मैंने उस दिन ट्वीट किया था, अगर आपने मेरा ट्वीट देखा हो, मैंने लिखा था कि जो अंग्रेजी में ट्वीट किया था, क्योंकि डीके शिवकुमार को टैग किया था तो अंग्रेजी समझते हैं, कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो डीके शिवकुमार दिखा रहे हैं, इस पर अगर वो डटे रहे तो भविष्य में कर्नाटक के नेता वही होंगे। और अपने ही प्रोग्राम में, सुमित जी आपके प्रोग्राम में पंकज शर्मा जी ने भी बात कही थी कि सिद्धारमैया सीएम होंगे लेकिन भविष्य के नेता डीके शिवकुमार होंगे। तो कमोबेश कर्नाटक में कांग्रेस उसी रास्ते पर चल रही है, और इस बात को सिद्धारमैया भी जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन डीके शिवकुमार को साथ लेके ही उनको चलना पड़ेगा। तभी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो टारगेट 20-22 सीटों का कांग्रेस पार्टी रख रही है, वहां तक पहुंच पाएगी पार्टी। मैं आपकी बात देखती और कि आपका वो ट्वीट शायद डीके शिवकुमार ने पढ़ लिया था, तभी वो लगातार पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखा रहे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप ऑब्जर्व करें बीते 3 दिनों में डीके शिवकुमार का पब्लिक अपीयरेंस, वो सिलेक्टिव मीडिया से बात कर रहे थे, वो सबसे बात नहीं कर रहे थे, वो जहाँ जहाँ ज़्यादा माइक लगे हो, ज़्यादा रिपोर्टर खड़े हो, वो चले जाते थे। वो एक पर्टिकुलर चैनल से बात कर रहे थे, उसकी वजह उन्होंने बार बार बोली कि क्योंकि आपके चैनल ने लगातार हमको एग्जिट पोल में जो नंबर दिखाए थे वही नतीजे आए हैं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इंडिया टुडे की बात कर रहा हूँ, इंडिया टुडे के रिपोर्टर को एंटरटेन कर रहे थे। उन्होंने वो उसी पॉलिटिकल मैच्योरिटी में, उसी इंटरव्यू में कहा कि मुझे लोकसभा चुनाव जिताना है, मैं 20 सीटें जिताऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी पार्टी है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी मेरी माँ है, पार्टी से मैं अलग नहीं हो सकता हूँ। उन्होंने वफादारी की बातें की। उन्होंने कहीं एक बार भी ऐसा नहीं आने दिया जिसको ये देख कर लगे कि वो नाराज़ हैं, वो परेशान हैं, वो पार्टी तोड़ने का सोच रहे हैं। हाँ, एडमेंट। उनके भाई ने जरूर कहा, जो सांसद हैं उन्होंने जरूर कहा, सुरेश ने, कि भाई मुझे दुख हुआ जब ये फैसला पता लगा। तो ये तो आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेणुगोपाल ने कहा कि जितने विधायक जीत के आए सबके अंदर एस्पिरेशन होता है कि वो मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखना कोई गलत काम थोड़ी है, पर अगर पार्टी एक फैसला करती है और उस पार्टी के पीछे अगर सब लोग खड़े रहें तो वो असली बात होती है। और वही अनुशासन। और एक चीज़ हमको और नहीं भूलनी चाहिए, विनोद जी आप इससे सहमत होंगे, आज सुबह से जितनी फोटो ट्वीट हुई हैं कांग्रेस के ऑफिशियल नेताओं से और हैंडल से, वो एक चीज़ बड़ी गौरतलब है, किसी भी फोटो में गांधी परिवार नहीं है। वो खाना खा रहे हैं तो राहुल गांधी नहीं है, वो साथ बैठे हैं। कल देर रात मशक्कत चली है, सुबह 4:30 बजे तक जो मुझे पता लगा खड़गे साहब के घर में, उसमें राहुल गांधी मौजूद नहीं है। यानी पूरा का पूरा फैसला जो कांग्रेस पे ये इल्ज़ाम लगता है कि परिवारवादी पार्टी है, गांधी परिवार के आगे सोच नहीं सकती, तो इस कर्नाटक के फैसले में कहीं गांधी पार्टी, कहाँ गांधी परिवार की छाप नहीं दिखे, इसको कांग्रेस ने इंश्योर किया, कांग्रेस के मैनेजर्स ने इंश्योर किया कि ये मैसेज जाए कि ये खड़गे साहब का फैसला है, अध्यक्ष का फैसला है, और पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। विनोद जी, क्या ये कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बेशक ये तो स्टार बनकर उभरे हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के जो कार्य होते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्री हैंड से कर रहे हैं, इस तरह का आरोप ना आए कि अभी भी वो जो सुपर पीएम वाला मामला होता था या गांधी परिवार के है डिसीजन। देखिए, आप मुलाकातें हुई हैं, राहुल गांधी के पास दोनों गए हैं, और क्या इस पे भी थोड़ा रोशनी डालिएगा कि क्या राहुल गांधी
सिद्धारमैया को पसंद करते थे, इसीलिए सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन गए? ये दोनों चीजों को जरा आप, क्योंकि मिलते जुलते सवाल हैं। इस सवाल का जो आपने कहा राहुल गांधी क्यों पसंद करते थे, ये महत्वपूर्ण है। और जब क्यों में आप जाएंगे तो लगेगा कि और लोग भी पसंद करते थे, क्योंकि राहुल गांधी, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी और सिद्धारमैया में कोई बहुत बचपन की दोस्ती हो और तुम लंगोटिया यार रहे हों इसलिए पसंद करते हो, ऐसा कुछ नहीं था। राहुल गांधी समझते हैं इस बात को कि जमीनी स्तर पर आप देखिए जितने सर्वे आए जी, सारे सर्वे में जो पॉपुलैरिटी लेवल था सिद्धारमैया का सबसे आगे था। मतलब बीजेपी के भी जो मुख्यमंत्री के दावेदार माने जाते हैं उनसे भी आगे था। एक सर्वे में 43% था, किसी में 27% था, किसी में, और डीके शिव कुमार कम था। तो ये फीडबैक जब सर्वेस का था और राहुल गांधी के पास अपना पार्टी का भी फीडबैक आता होगा, तो वो एक कारण था। और जो मैंने पिछले कारण गिनाए अपने पिछले उसमें कि किस तरह सरकार जो चली है, सारी चीज़ें हैं, ओबीसी एंगल, ये सब है। जी, जी। और एक और एंगल बताऊं आपको, भविष्य का एंगल। जो राहुल गांधी की बाइट आप जो है, जब कांग्रेस पार्टी जीती चुनाव, बीजेपी जीतती है तो आपको याद है बीजेपी दफ्तर में बड़ा जश्न होता है, मोदी जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, नड्डा जी, सारे नेता आते हैं मंच पर, बड़ी बड़ी मालाएं आती हैं भारी भरकम उनमें से, और उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। कांग्रेस पार्टी जीती, इतनी बड़ी जीत हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जश्न हुआ, पटाखे छूटे, सब हुआ। राहुल गांधी गए, लोगों को लगा कि कुछ लंबा चौड़ा बोलेंगे, वो वहां पर एक लाइन बोल के टीवी वालों से मुश्किल से 2 लाइन बोल करके उन्होंने बधाई दी, कर्नाटक की जनता का आभार व्यक्त किया, सारे नेताओं को बधाई दी, कार्यकर्ताओं को बधाई दी, और एक लाइन जो बोली वो कांग्रेस पार्टी जो भविष्य का नैरेटिव बनाना चाहती है और उसमें सिद्धारमैया फिट होते हैं। वो क्या थी कि ये गरीब की शक्ति और क्रोनी कैपिटलिज्म की ताकत के बीच का चुनाव था, जिसमें शक्ति जीत गई, ताकत हार गई। ये रिच वर्सेस पुअर डिवाइड, एक रूरल अर्बन डिवाइड तो चलता ही है, ये रिच और पुअर डिवाइड का चुनाव था जिसमें पुअर जीता। और तो आगे हाँ, शिव कुमार, क्योंकि एक उद्योगपति है, 1400 करोड़ तो उनका। शिव कुमार और सिद्धारमैया की तुलना जब आप करेंगे जी। तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि राहुल गांधी की सोच क्या है, नंबर 1। और इस रिच पुअर डिवाइड में फिर वो सोशल जस्टिस भी आ जाता है, जिसमें ओबीसी की जनगणना, ओबीसी का एम्पावरमेंट, ओबीसी को अधिकार, दलितों को अधिकार, वो सारा जिसको लेके पूरा पोजीशन बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक एक नैरेटिव बना रहा है हिंदुत्व के मुकाबले सोशल जस्टिस को। तो गरीब और सोशल जस्टिस, ये दोनों को मिला करके कांग्रेस पार्टी का जो पुराना एजेंडा था इंदिरा गांधी के जमाने का, वो जो लिबरलाइजेशन के बाद कहीं बदल गया था जी। जो कांग्रेस पार्टी पहले कहती थी गरीब आदमी के साथ है, वो बाद में आम आदमी के साथ हो गई थी 2009 में। तो उसको राहुल गांधी वापस उसी आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर ले जा रहे हैं, और वहां सिद्धारमैया डीके शिव कुमार के मुकाबले फिट होते हैं। इसीलिए पार्टी का हर बड़ा नेता, हर कार्यकर्ता जिससे हम लोग बात करते थे, वो ऑफ द रिकॉर्ड यही कहता था कि सिद्धारमैया। ये विषयांतर, उससे पहले मैं चाहूंगा सुमित जी को भी जरा इस वाले सवाल पर लेकर आऊं। सुमित जी, अदानी मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा उठाया, उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों के लिए काम करती है, क्या शिव कुमार की उद्योगपति वाली इमेज आड़े आ गई? ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि एक नया एंगल भी इसमें, हालांकि बहुत सारे पहलू हैं, सिर्फ ये एक पहलू नहीं होगा, लेकिन क्या ये भी एक बड़ी वजह दिखाई पड़ती है? नहीं, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए कि राहुल गांधी उद्योगपतियों की बिल्कुल मुखालफत करते हैं और उद्योगपतियों को पसंद नहीं करते। इसको बिल्कुल ये नैरेटिव ही गलत सेट किया गया है। राहुल गांधी एक पर्टिकुलर उद्योगपति को आगे बढ़ाने को लेकर कि उनकी दोस्ती एक खास आदमी से है, प्रधानमंत्री से है, इसीलिए उनको प्रमोट किया जा रहा है, उस चीज़ पर वो सवाल खड़े करते हैं। और वो अपने आप में सवाल कई बार जायज़ भी लगते हैं। ये हालांकि अडानी समूह की तरफ से भी, गौतम अडानी की तरफ से भी जवाब आ गया, लंबा चौड़ा उनके इंटरव्यूज़ भी आ गए कई चैनल्स पर, कई जगह पर ये कांग्रेस ने एक प्लैंक बनाया है नरेंद्र मोदी पर ये इल्ज़ाम लगाने के लिए कि आप एक खास तबके को आगे बढ़ा रहे हैं और आप करप्शन के जरिए एक तबके को आगे बढ़ा रहे हो। ये मतलब एक करप्ट नेता के तौर पर मोदी जी को पेश करना 2024 के पहले कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है प्रवीण, इस सवाल के जवाब के साथ साथ मैं देख रहा हूँ, विनोद जी में चाहूँगा आप कमेंट करिएगा। अमित मालवीय बीजेपी के जो नेता हैं, IT सेल के मुखिया, उनका ट्वीट आ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से यही उम्मीद की जा रही थी कि कर्नाटक को कैसे और परेशान, कर्नाटका को कैसे और परेशान किया जाए। इस बार जो CM और डिप्टी CM का फॉर्मूला निकाला गया है, ये उनका रिएक्शन है। लिंगायतों को छोड़ दिया गया है। लिंगायतों के बारे में पार्टी कोई चिंता नहीं कर रही है, जबकि पार्टी के पास MB पाटिल और परमेश्वरम जैसे नेता थे जो कि डिप्टी CM बन सकते थे, पर जानबूझ के लिंगायतों को नाराज किया गया। कांग्रेस पार्टी तो कर्नाटक का भला चाहती नहीं है, कर्नाटक अपने सबसे बुरे दौर की ओर आगे बढ़ रहा है। अमित मालवीय ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया अभी। देखिए ऐसा है सुमित जी, इसके 2 पहलू हैं इस ट्वीट के। पहला तो ये है कि बीजेपी इंतजार कर रही थी कि इस
मसला सुलझेगा नहीं और डी के शिव कुमार रूट करके को भवन में चले जाएंगे और उसके बाद जो है पता लगेगा 20 विधायक उनसे मिलने जा रहे हैं, वो तो 30 विधायक वहाँ बैठे हैं, ये सीन आएगा, ये दृश्य आएगा। लेकिन वो हुआ नहीं। अब लिंगायत वाला मसला जो है, चूंकि लिंगायत बीजेपी का वोट बैंक रहा है और इस बार लिंगायतों ने काफ़ी तादाद में कांग्रेस को भी वोट दिया है। मैं नहीं कह रहा सारे लिंगायतों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन एक बड़ा चंक, क्योंकि कांग्रेस ने करीब 45-47 कैंडिडेट लिंगायत खड़े किए थे, जिसमें करीब 30-35 जीते हैं, काफ़ी जीते हैं जी। और ये बात कांग्रेस के अंदर चल भी रही थी एक लिंगायत को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की, काफ़ी इस पर मंथन भी हुआ और मुझे लगता है जो देर लगी उसके पीछे भी कारण है। लेकिन अब चूंकि अभी न डी के शिव कुमार लिंगायत हैं और न ये लिंगायत हैं। पहली बात तो है कि कर्नाटक का मतलब खाली लिंगायत ही है क्या? मतलब अमित मालवीय के हिसाब से तो ये माना जाए फिर वोकालिंगा और ओबीसी कुर्बा ये लिंगायत है ही नहीं, ये कर्नाटक कन्नडिगा है ही नहीं। भाई कन्नडिगा में तो सब आते हैं ना, लिंगायत भी एक फैक्टर है। अब कोई कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब, आप उत्तर प्रदेश अन्याय हो गया, योगी आदित्यनाथ को बना दिया चीफ मिनिस्टर, ब्राह्मण तो बनाया नहीं, तो ऐसा थोड़ी है, ब्राह्मणी थोड़ी खाली उत्तर प्रदेश में है, सब है। तो कोई ना कोई अगर आप लिंगायत बना देते तो अमित मालवीय का ट्वीट आता कि देखिए वोकालिंगा और ओबीसी के साथ अन्याय कर दिया, कन्नडिगा के साथ अन्याय, तब ये ट्वीट आता तो इसलिए अब वो इस तरह से बीजेपी अमित मालवीय अपना इस ट्वीट के जरिए लिंगायतों को एड्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं देखो तुम्हारी पार्टी तो हम ही है, बीजेपी है, कांग्रेस नहीं है, इसलिए वापस कांग्रेस बीजेपी की तरफ आ जाओ। ये लोकसभा के लिए उनको लिंगायतों को लुभाने का एक दांव भी है। अब कांग्रेस इस दांव का कैसे मुकाबला करती है, हो सकता है जो मिनिस्ट्री बने उसमें लिंगायतों को समुचित प्रतिनिधित्व मिले, उसमें बड़ी काफ़ी अच्छी संख्या में लिंगायत मिनिस्टर बने, स्पीकर हो सकता है लिंगायत बना दिया जाए। अगर डी के शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे तब तो कोई बात नहीं, अगर छोड़ते तो शायद किसी लिंगायत को प्रदेश अध्यक्ष बना देते। तो अभी बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसा नहीं है। तो डिसीजंस पे भी डिपेंड करता है किसको लेकर क्या डिसीजन। कुछ दिनों बाद राज्यसभा आएगी, अब तो कर्नाटक में कांग्रेस पास ठीक ठाक राज्यसभा मैं एक सवाल जिस पे जाना चाह रहा था, वो उसकी वजह है कि बहुत सारे दर्शक जो हैं वो इस वक्त इस सवाल को बार बार पूछ रहे हैं और ये है भी, ये मेरे जहन में भी आया क्योंकि हम इतने सारे शोज इस पर कर चुके हैं कि अब वादे पूरे करो, आपने जो गारंटी दी है उसको इमीडिएट करो। पहली कैबिनेट में आप विनोद जी इसको कितने बड़े चैलेंज के तौर पर देखते हैं कि राहुल गांधी ने नतीजे आने के बाद भी कहा कि जो वादा किया वो पूरा करेंगे, उसको गारंटी कहा, वादा नहीं कहा पहली कैबिनेट में, और आपको वादे पता ही हैं और उनमें खास तौर पर कुछ ऐसे वादे भी हैं जिनको लेकर सरकार पर इमीडिएट बोझ आना है। क्या आपको लगता है कि इनको लोकसभा चुनाव को देखते हुए, कर्नाटक में जो पकड़ बनी उसको देखते हुए ये एक मजबूरी भी रहेगी, एक दबाव भी रहेगा कांग्रेस? नहीं, वनडे क्रिकेट खेलना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि टाइम बहुत कम है लोकसभा चुनाव का और वादे तो बिल्कुल पूरे करने पड़ेंगे। हालांकि वो वादे आसान नहीं है, चैलेंज है। फाइनेंशियली बर्डन जिस तरह से स्टेट पे शिखर पे पड़ेगा वो तो अर्थशास्त्री कोई बेहतर तरीके से बता सकता है, लेकिन हम लोग भी अपनी जो एक साधारण समझ है अर्थशास्त्र की उसके हिसाब से जानते हैं कि काफ़ी बड़ा बोझ पड़ने वाला है कर्नाटक के एक्सचेकर पर जो वादे हैं उनको पूरा करने के लिए। और कांग्रेस की स्थिति वो नहीं है बीजेपी की तरह कि वादे कर दो और उसके बाद चूंकि नेता उनके ज़्यादा लोकप्रिय हैं तो आप टालते भी जाओ तो कोई असर नहीं पड़ता। जैसे 2 करोड़ की नौकरियों का आज तक जो है कोई पता नहीं कहाँ चली गई, जो घोषणा पत्र में 2014 में था। इस तरह से मतलब, लेकिन कांग्रेस को तो करने पड़ेंगे वादे क्योंकि सामने बीजेपी है और बीजेपी एक एक चीज़ को, जैसे अभी उन्होंने लिंगायत वाला मुद्दा उठा दिया, एक एक चीज़ मॉनिटर करेगी, हर चीज़ को उसमें अपने तरीके से उसका सोशल मीडिया में प्रचार करेगी और कांग्रेस को करने, तो वादे पूरे करने पड़ेंगे। और अभी सिद्धारमैया ने कहा भी है, अभी उनका मैं देख रहा था कि हम अपने वादे पूरे करेंगे, कर्नाटक में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लाएंगे और एक तेज़ी से काम करेंगे कर्नाटक के विकास का, ये सब उन्होंने रेखांकित किया है। तो ये चैलेंज तो है उसके सामने और पहली कैबिनेट में निर्णय तो लेना पड़ेगा। आप घोषणा तो पहली, इनफैक्ट आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है प्रवीण, उसमें रणदीप सुरजेवाला लास्ट में बोला कि हमारा पहला एजेंडा है कि पहली कैबिनेट में जो 5 गारंटी की हमने बात की गई है, जिसमें मुफ्त बिजली की बात है, जिसमें बेरोजगारी भत्ता देने की बात है, महिलाओं को फ्री यातायात की बात है, ये तमाम चीजें उन्होंने कहा है कि हम पहली अपनी कैबिनेट में इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसमें जो पहला है वो बजरंग दल बैन का है, वो बड़ा वो 5 गारंटी में नहीं है, वो गारंटी में नहीं है, और वो भी नहीं, बैन में नहीं है, वो बैन शब्द नहीं है। इन संगठनों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, बिल्कुल इनके इस तरह का है वो करेंगे। इस पर आते हैं, चला आप अपनी बात को पूरा करें। एक चीज कहना चाह रहा था कि हमको कांग्रेस के इंटेंशन पर, मतलब हम सवाल जरूर करें, पर कांग्रेस का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, हिमाचल में उन्होंने पहली कैबिनेट में पास कर दिया था,
ओपीएस दे दिया था उन्होंने जिसका वादा किया था, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी थी। तो ये कहना कि कांग्रेस नहीं कर पाएगी, अभी जल्दबाजी होगी। अगर नहीं करती है पहली कैबिनेट के बाद तो हम और आप मिलकर यहाँ कांग्रेस की बखिया उधेड़ेंगे, अब फिर इकट्ठा होंगे, फिर कांग्रेस से सवाल पूछेंगे। जी, अब आप विनोद जी घोषणा पत्र और गारंटी, तो गारंटी तो पहली कैबिनेट में हो जाएगा, घोषणा पत्र को आप कितना अहम मानते हैं? घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है किसी भी सरकार का, वो ऐसा नहीं होता कि पहली कैबिनेट में सारा घोषणा पत्र लागू हो जाए, फेज बाय फेज होता है, हर पार्टी जो है तो निश्चित रूप घोषणा पत्र के लिए उनके पास टाइम है। और कई चीज़ें तो जो 5 गारंटी है घोषणा पत्र की चीज़ें उसमें भी कवर है, वही कभी घोषणा पत्र में है। एक मुद्दा जो है जिसको लेकर के बहुत विवाद हुआ और बजरंगबली को बीच में भारतीय जनता पार्टी ले आई चुनाव में, वो है कि बजरंग दल और पीएफआई का जिसमें जिक्र किया गया कि इनके अब उसको प्रतिबंध शब्द का इस्तेमाल किया गया, जबकि प्रतिबंध शब्द घोषणा पत्र में नहीं है। उसमें इनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी जो समाज में नफरत फैलाने वाले और बांटने वाले, डिसिसिव कार्यवाही की जाएगी, निर्णायक कुछ कार्यवाही नहीं। कार्यवाही का मतलब ये होता है कि 2 तरह से होती है कार्यवाही। एक तो होता है बैन वाला जो आपने कहा कि बैन लगा दीजिए, दूसरा ये होता है कि मान लीजिए किसी संगठन के कुछ लोग जो है कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं, तो वो मान लीजिए किसी मॉल में जाकर डिस्टर्ब करते हैं, लोगों को सांप्रदायिक नारे लगाते हैं या लोगों को परेशान करते हैं, और इस तरह अभी तक कई बार क्या होता है वो स्कॉट फ्री छूट जाते हैं, चले गए, उसके बाद जो है कोई लीपापोती हो रही है। कार्यवाही ये होती है कि इमीडिएट उनके खिलाफ उनकी अरेस्ट हो, उनको गंभीर धाराओं में जेल भेजा जाए, और ये भी कार्यवाही होती है। तो ये भी हो सकता है कि बैन न लगे, लेकिन इस तरह की किसी भी गतिविधि पर सख्त कार्यवाही हो, चाहे वो पीएफआई तो बैंड है खैर पूरे देश में ही, बजरंग दल बैंड नहीं है, या उसके कार्यकर्ता हो या किसी और संगठन के कार्यकर्ता हो। तो ये अब गुणदोष के आधार पर, मेरिट के आधार पर, आप कुछ लोग कह रहे थे कि राज्य, वो जैसे जगदीश शेट्टार का भी बयान कोट किया जा रहा था, तब आप ही ने बताया था कि गोवा में जैसे कार्यवाही हुई तो राज्य सरकार इस तरह की अगर चाहे तो कार्यवाही कर सकती है, उनके हाथ राज्य अपने देखिए यहाँ तो लगाई, कानून व्यवस्था का मसला राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर बैन करती है, राज्य सरकार अपने स्तर पर बैन कर सकती है। और इसका उदाहरण ये है कि श्री राम सेने को जिस तरह से मनोहर पार्रिकर जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने गोवा में बैन किया था। अब दिल्ली जैसी राज्य सरकार नहीं कर सकती, लेकिन पूर्ण राज्य हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो अपने क्षेत्र में, कि भाई बैन का मतलब क्या होगा, मान लीजिए एक पर्टिकुलर राज्य में बैन लग गया किसी संगठन पर, तो उस संगठन की कोई गतिविधि उस राज्य में नहीं हो सकेगी, उनके कार्यालय बंद कर दिए जाएंगी, उनके सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो अगर मान लीजिए गड़बड़ करेंगे, कहीं पाए जाएंगे तो उनको तुरंत अरेस्ट किया जाएगा। यही होता है बैन का मतलब। तो अब यही जब अखिल भारतीय स्तर पर बैन लग जाता है तो यही चीज़ लागू हो जाती है। मुझे लगता है ये बस प्रचार तक था, इसमें बहुत दिलचस्पी पता नहीं लोगों की होगी नहीं होगी। एक महत्वपूर्ण बात जो आ रही है, मैं आप दोनों से एक एक करके उस पर सवाल पूछना चाहूँगा, और शुरुआत आपसे ही करता हूं विनोद जी में। शिव कुमार को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में, इस तरह की कुछ सूत्रों के हवाले से हमारे रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं जो मध्य प्रदेश की रिपोर्टिंग करते हैं, कि शिव कुमार की बड़ी डिमांड बढ़ती जा रही है। कमलनाथ भी चाहते हैं कि उनको कुछ महत्वपूर्ण, और एक 66 सीटों की हमने भी एक एनालिसिस रखी थी जहां पर कांग्रेस का बड़ा फोकस रहेगा। आप कर्नाटक का कितना इंपैक्ट मध्य प्रदेश पर देखते हैं, और शिव कुमार की भूमिका अब एक चेहरे के तौर पर या कांग्रेस के मजबूत चेहरे के तौर पर कितनी देखते हैं? देखिए, कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस के भीतर संजीवनी ला दी है। मैं संजीवनी इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस लगभग मूर्छित अवस्था में थी। हिमाचल की जीत से उसको थोड़ा सा मरहम मिला था, संजीवनी नहीं मिली थी, मरहम मिला था। लेकिन कर्नाटक की जीत से जो है उसको वाकई संजीवनी मिली है। आज कांग्रेस की चर्चा जितनी मीडिया में हो रही है, मुख्य धारा की मीडिया में, सोशल मीडिया में, सारे अखबारों में, चैनलों में, तो कर्नाटक की जीत की वजह से हो रही है। हिमाचल की जीत से इतनी चर्चा नहीं हुई थी जी। दूसरा ये है कि शिव कुमार निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा बन गए इस चुनाव में जी। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, देखिए डीके शिव कुमार का जनाधार तो उत्तर भारत में नहीं है, लेकिन जो शहरी वर्ग है, जो खबरें देखता है, पढ़ता है, सुनता है, तो डीके शिव कुमार का नाम घर घर जरूर पहुंच गया है। जब कर्नाटक की चर्चा होती है तो डीके शिव कुमार का नाम वैसे ही पहुंच गया घर घर, जैसे एक जमाने में रामकृष्ण हेगड़े को लोग जानने लगे थे उत्तर भारत में, फिर बाद में देवगौड़ा को जानने लगे थे। तो उस तरह डीके शिव कुमार की पहचान उत्तर भारत में बन गई इस चुनाव से। सिद्धारमैया की भी है, मैं ये नहीं कह रहा सिद्धारमैया, लेकिन वो मुख्यमंत्री है। और दूसरा सिद्धारमैया की दिक्कत है कि हिंदी नहीं बोल पाते वो अंग्रेजी भी वो बहुत लिमिटेड बोलते हैं, ज़्यादा कन्नड़ में वो बिल्कुल टिपिकल कन्नडिगा है। शिव कुमार उसको तो कन्नडिगा होने के साथ साथ उनका एक लिबरल फेस भी है, अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, और पूरा एक शहरी मध्य वर्ग को भी लुभाते हैं, तो एक उनकी उपयोगिता है। इसलिए निश्चित रूप से चुनाव प्रचार में उनकी भूमिका रहेगी। लेकिन कर्नाटक की जीत का सबसे ज़्यादा जो असर पड़ने जा रहा है वो तेलंगाना में पड़ने जा रहा है।
और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि कर्नाटक के चुनाव के तुरंत बाद अगले दिन प्रियंका गांधी कहाँ थी? तेलंगाना में थी, जो बिल्कुल कर्नाटक के बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, और वहाँ उन्होंने बड़ी सफल मीटिंग की। ये उसी तरह से की जैसे मोदी जी तुरंत चुनाव के बाद किसी दूसरे राज्य पहुँच जाते हैं। और जिस तरह सफल वो मीटिंग हुई, और इस समय जो तेलंगाना के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके बारे में खबर ये है कि उनकी वो जो अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, काफ़ी सफल हो रही हैं। वो डीके शिवकुमार की स्टाइल में काम कर रहे हैं, और चूंकि पड़ोसी राज्य है तो जाहिर है पड़ोस की हवा पहुंचती है, तो उसका फायदा तेलंगाना में कांग्रेस को होगा। और अगर तेलंगाना में कांग्रेस अच्छा करती है, मैं नहीं कहना सरकार बना लेगी, अच्छा करती है, अभी तो बड़ी खराब हालत में है, तो उसका असर फिर आंध्र में भी पड़ेगा। तो ये दक्षिण में कांग्रेस के लिए कर्नाटक से एक अच्छा हवा। और डीके शिवकुमार निश्चित रूप से उत्तर भारत में अगर उनकी डिमांड है तो उनको मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में पार्टी ले जाएगी, क्यों नहीं ले जाएगी। मैं इसमें आपकी इजाजत से ऐड करना चाहता हूँ। मैं आपकी रिपोर्टर की खबर को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है उनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कॉन्क्रीट हो, पर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है डीके शिवकुमार को मध्य प्रदेश में इस्तेमाल करने वाली बात, कमलनाथ वाली बात। एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट मैं ये बात कर रहा हूँ, जितना, क्योंकि हम मध्य प्रदेश से आते हैं, उस रूट्स को मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ। डीके शिवकुमार मध्य प्रदेश की राजनीति को कितना समझेंगे, मुझे इस पर थोड़ा सा शक है। लेकिन आपकी बात को मैं ऐसे मान सकता हूं कि जिस व्यक्ति ने पर्दे के पीछे रह के कर्नाटक के चुनाव को जीतने की जमीन तैयार की, जो सुनील कानूगोलू हैं, उनकी भूमिका को नहीं भूलनी चाहिए। उनको और उनकी पूरी टीम को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई है। वो मध्य प्रदेश में अपना डेरा जमाने की तैयारी कर चुके हैं, और कोई बड़ी बात नहीं, हम और आप जब बात कर रहे हो तो इसी के बीच में जाके भोपाल में उनकी टीम बैठ जाए, क्योंकि वो अपना काम करने में 5 से 6 महीने का टाइम लगाते हैं होमवर्क करने में। और वो कांग्रेस पार्टी की आज की तारीख में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिस्ट बनकर उभरे हैं, जिस तरीके से पूरा। लेकिन उनके लिए भी चैलेंज है, कर्नाटक उनका गृह प्रदेश था तो उन्होंने बड़ा अच्छे से लड़ लिया। अब मध्य प्रदेश उनके लिए भी नई चीज़ है, जैसे शिव कुमार अगर वहाँ जाते हैं तो उनके लिए मध्य प्रदेश नया है। तो उस बिसात पे अपने मोहरों को बिछाना और पार्टी को जीत दिला देना, माहौल कांग्रेस के फेवर में मध्य प्रदेश में है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान बहुत ही लोकप्रिय नेता हो, भले ही हो, लेकिन कांग्रेस के जिस तरीके से सरकार पलटी बनाई, वो बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश की जनता ने उसको नहीं लिया है। तो इनपुट्स कांग्रेस के फेवरेबल हैं, इसको भुनाना, अब चाहे वो शिव कुमार भुनाए चाहे कानूगोलू भुनाए, कि इसको हम क्योंकि कई दिनों से एनालिसिस कर रहे हैं और दर्शक बहुत जमकर पसंद भी कर रहे हैं। जी विनोद जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, सुनील कानूगोलू के साथ साथ एक सज्जन और भी हैं जिन्होंने डीके शिवकुमार के लिए काम किया है, वो है नरेश अरोड़ा जी। और नरेश अरोड़ा को राजस्थान में भी जिम्मेदारी दे दी गई है, सुनील को मध्य प्रदेश में और नरेश अरोड़ा को राजस्थान में। तो यानी कमलनाथ और अशोक गहलोत दोनों ही डीके शिवकुमार के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं उनकी सेवाएं ले रहे हैं। जी, अब मध्य प्रदेश की जब बात आती है तो आपने सुनील कानूगोलू का जिक्र किया। इनफैक्ट जब कर्नाटका के चुनाव चल रहे थे, प्रचार चल रहा था, उसी समय से स्ट्रैटेजी बनना शुरू हो गई थी। बल्कि हमने एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाई थी कि प्रियंका को लेकर बकायदा एक रोड मैप बनाया जा रहा है। शिव कुमार ये चेहरे के तौर पर नहीं, कि वो चेहरा तो उन्होंने तय कर रखा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, 2 बड़े चेहरे हैं उनके, वो स्टार की तरह सामने दिखाई देंगे आपको। और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ऐसे चेहरे। दिग्विजय सिंह से ये उम्मीद की जाती है कि वो थोड़ा रैलियां ज्यादा करेंगे, वो बोलेंगे कम। कई बार उनका बोलना बहुत भारी पड़ जाता है कांग्रेस को, और ये उनके अपने चुनाव में भी देखने को मिला है। कांग्रेस नहीं तो रैली में फिर करेंगे क्या, बोलेंगे नहीं तो रोड शो करेंगे। अब सुनील, ये इस पर मैं आता हूं, इस पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह को लेकर भी एक बड़ा अच्छा इनपुट मिला। लेकिन सुनील कानूगोलू का जो जिक्र किया सुमित जी ने, सुनील कानूगोलू की स्ट्रैटेजी के साथ में शिव कुमार की जो बात हो रही थी, वो उनका ऐसा नहीं कि वो चेहरा बनकर निकल जाएंगे या वो कमलनाथ है। उनका जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट रहा है या जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया है, ये अपेक्षा की जा रही है। जिन रिपोर्टर का मैं जिक्र वो कह रहे थे कि कुछ सीटों पर क्या पॉलिटिकल मैनेजमेंट होना चाहिए, कार्यकर्ताओं के साथ में किस तरह से डील होना चाहिए, उन सीटों को कैसे मजबूत किया जाए, के लिए कमलनाथ उनसे कुछ सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनके चुनावी मैनेजमेंट या पॉलिटिकल मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस है। देखिए, ऐसा नहीं है, चुनावी मैनेजमेंट के साथ साथ डीके शिवकुमार की जिस तरह चर्चा हुई है लगातार पूरे कर्नाटक चुनाव से लेकर अब तक, तो कहीं ना कहीं उनकी जो पहचान बनी है उसको कांग्रेस पार्टी जरूर उठाना चाहेगी फ़ायदा। जैसे मान लीजिए कहीं मीटिंग होगी और जब बोला जाएगा कि डीके शिवकुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हमारे बीच में है, वो संबोधित करेंगे, तो लोग सुनेंगे उनको। जैसे अब मैं उदाहरण, योगी आदित्यनाथ जब कर्नाटक जाते हैं तो कौन सा कन्नड़ बोलते हैं, लेकिन एक आकर्षण है ना। तो कई बार ऐसे नेताओं के प्रति, हेमंत बिश्व शर्मा, अब वो आसाम से आकर के वो मान लीजिए मध्य प्रदेश में मीटिंग करने आएंगे बीजेपी के लिए, तो मध्य प्रदेश उसको समझे भले ना, लेकिन उनकी जो तमाम ख्याति है उस ख्याति के तहत उनके प्रति एक आकर्षण बनता है। वैसे ही एक आकर्षण डीके शिवकुमार के लिए उत्तर भारत के राज्यों में बनेगा कांग्रेस के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच में। भाई डीके शिवकुमार कौन है, या डीके शिवकुमार को सुना जाए, तो कांग्रेस वर्कर के लिए भी डीके शिवकुमार एक
एक केंद्र है आकर्षण का, इसलिए वो उपयोग डीके शिव कुमार का करेगी कांग्रेस पार्टी, ये इस लिहाज से मैं कह रहा हूं। जी, अब वो दिग्विजय सिंह वाली बात वो छूट ना जाए। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, दो बड़े चेहरे हैं। ज्योतिरादित्य तो अब खैर बीजेपी के साथ चले गए। वो कहा यह जा रहा है कि फिर भी कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं सिंधिया, क्योंकि जिस तरह का घमासान शुरू हुआ मध्य प्रदेश में, इसको भूलना नहीं चाहिए। हालांकि 2-3 भंवर सिंह शेखावत हैं, सत्यनारायण सत्ता ने, ये लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन टिकटों की मारामारी होगी वहां पर। ये अंदर खाने चल रहा है कि जब जो कांग्रेस की तरफ से लड़ते रहे, जिनके खिलाफ लड़ते रहे, अब उनके बीच में किसको टिकट दिया जाए, तो निश्चित तौर पर सिंधिया खेमा इसको मैनेज करना, शिवराज के साथ में उसको बैलेंस बनाकर चलना, ये बड़ी चुनौतियां होने वाली है। आप अभी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, इस बैलेंस को कैसे देख रहे हैं? बेशक दिग्विजय सिंह कह देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ हमारे मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, क्या दिग्विजय सिंह थोड़ा सा साइड ही रहेंगे? कमलनाथ अपने तरीके से चुनाव को मैनेज करने वाले हैं, और कर्नाटक का कितना इंपैक्ट अब आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं? देखिए, एक तो इम्पैक्ट मैंने बताया, एक भाई जो संजीवनी मिली है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है, और कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में ये आ गया कि हम बीजेपी को और मोदी जी के प्रचार के बावजूद हरा सकते हैं, इतने सघन प्रचार के बावजूद। तो हालांकि 2018 में हराया भी था, लेकिन उसके बाद फिर जो स्त्रियां बनी और उससे जो निराशा हुई, तो वो एक निराशा हो गई थी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जहाँ तक बात है, ये मध्य प्रदेश में स्पष्ट है, मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ ही होंगे कांग्रेस पार्टी के, पहले दिन से स्पष्ट है। और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष पद उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। नेता विधायक दल का पद या विपक्ष नेता का पद उन्होंने छोड़ दिया, वो भी बहुत देरी से छोड़ा, वो गोविंद सिंह जी को दिया। वो गोविंद सिंह जो है वो दिग्विजय सिंह के ही बड़े वो पकड़ में रखना चाहते थे चीजें। हाँ, लेकिन वो चाहते थे कि बनी रहे, लेकिन फिर बाद में चूंकि पार्टी के अंदर प्रेशर था और ये था कि भाई नहीं, एक पद देना चाहिए किसी और नेता को भी, तो गोविंद सिंह को दिया। गोविंद सिंह लाहर जो है वो दिग्विजय सिंह के बहुत खास आदमी, मतलब बहुत निकट के व्यक्ति हैं, नेता हैं। तो वो एक तरह से पावर डिवीजन है दोनों के बीच में। और दिग्विजय सिंह खुद कई बार कह चुके हैं कि अब उनकी मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है मध्य प्रदेश में, और जाहिर है वो अपने बेटे को, उनके बेटे जो हैं उनको थोड़ा सा राजनीति में और आगे ला रहे हैं। पिछली सरकार में मंत्री थे कमलनाथ जी के साथ, तो निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जो भी स्ट्रेटजी बनाएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए, उसमें उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य जो है वो भी जुड़ा होगा। साथ ही साथ दिग्विजय सिंह ये भी चाहेंगे कि उनकी जो पकड़ मध्य प्रदेश पे है वो कमजोर ना हो, वो बनी रहे। यानी उनके, देखिए दिग्विजय सिंह में एक बड़ी अच्छी बात है राजनीति की दृष्टि से कि वो अपने लोगों के लिए बहुत लड़ते हैं पार्टी के अंदर। आमतौर पर कई नेता ऐसे होते हैं जो अपने लोगों को छोड़ देते हैं। अर्जुन सिंह के अंदर भी था कि वो अपने लोगों के लिए लड़ते थे। दिग्विजय सिंह के अंदर वो गुण है कि उनके जो लोग हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए उनको टिकट उनका इंश्योर हो, पार्टी में उनका महत्व हो, सरकार जब बने, अगर बने जीते तो उनको मंत्री पद मिले, इस सब की लड़ाई में वो बिल्कुल पीछे नहीं हटते। इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी जो पकड़ है वो बनी रहे। मुख्यमंत्री पद के मामले में मुझे लगता नहीं मध्य प्रदेश में कोई विवाद है। उसमें कमलनाथ सिंधिया अगर होते तो जरूर विवाद होता, लेकिन वो विवाद, हमें लगता है कि ऐसा कोई विवाद जो है कमलनाथ के सामने कोई, कर्नाटक ऐसी स्थिति नहीं है कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जो था वो, मुझे लगता है। इसलिए वहाँ इस तरह का कोई मसला मुझे समझ में नहीं आता है। अगर मैं प्रवीण आपके सवाल का जवाब देना चाहूँ दिग्विजय सिंह के रोल को लेकर, दोनों के बीच बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखता। एकमात्र कॉन्फ्लिक्ट था तो सिंधिया साहब से था, वो पार्टी से छोड़ के जा चुके हैं और वो दूर हो गया है। दोनों एक उम्र के नेता है, साथ साथ राजनीति की आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले की राजनीति में जरूर एक दूसरे के कंपटीशन बन के चलते थे। एक दिल्ली देखता था, एक मध्य प्रदेश देखता था, लेकिन आज की डेट में दोनों ने एक दूसरे के साथ समझौता सा कर लिया, दोनों साथ मिलकर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो आपने बात की वो बहुत क्रिटिकल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि क्योंकि बहुत बड़ा खेमा विधायकों का, नेताओं का कांग्रेस से निकलकर भाजपा में आया, तो अब उन सीटों पर मारामारी होने वाली। जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो एमएलए अपना भी चाहेंगे और बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो भी चाहेगा। मैं आज ही कल ही कहीं किसी अखबार में ये रिपोर्ट देख रहा था, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, कि बीजेपी ने, आलाकमान ने अब ये तय किया है कि जो बाहर से आए नेता हैं उनको अब सीधे टिकट नहीं मिलेगा, उन पर अब उनके बदले अब पार्टी के अंदरूनी काडर को बढ़ावा दिया जाएगा। कर्नाटक में वो हार गए, हाँ, इसीलिए ज्यादातर इसीलिए तो अगर बीजेपी ये काम करने जा रही है तो जो लोग नाराज होकर पहुंचे हैं कांग्रेस में भाजपा से, उनका क्या होगा? उनको अगर उनके टिकट कट गए ओरिजिनल को लाने के चक्कर में, तो वो दोबारा कांग्रेस में लौट सकते हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल है। उनके साथ के जो बहुत तुलसी सिलावट जैसे नेता हैं वो तमाम लोग शामिल है। ऐसे में वहां पर जूतम पैजार की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के बीच में। कांग्रेस के अंदर भी टिकट सीकर्स होंगे, कांग्रेस के अंदर भी वो स्थिति आएगी, क्योंकि अब जैसा कि विनोद जी बार बार कह रहे हैं कि कर्नाटक की जीत ने संजीवनी दे दी है, तो जो पार्टी ज्यादा चमकती है, ज्यादा उछलती हुई दिखाई देती है, वहां टिकट आढ़तियों की भीड़ ज्यादा लगती है। तो ये चैलेंज होगा
दिग्विजय सिंह के लिए, कमलनाथ के लिए सही कैंडिडेट का सिलेक्शन करना। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 4 चुनाव कर्नाटक की वजह से बहुत दिलचस्प हो गए हैं। 4 में से 3 राज्यों में भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है और तीसरे तेलंगाना में जरूर वहां पर बीआरएस है, केसीआर की, तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और वहां पर एमआईएम भी हमको नहीं भूलना चाहिए, जो कि जिसके ऊपर इल्जाम लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। अब एक बार फिर विनोद जी, ये जो तस्वीरें हैं इन पर लौट आते हैं। सिद्धारमैया, शिव कुमार, यहाँ से चर्चा शुरू हुई थी, मध्य प्रदेश तक ये चर्चा आई और निश्चित तौर पर 2024 तक भी अभी बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे। आप देखिए कि सिद्धारमैया की तस्वीर, ये तो एक आम दक्षिण में देखते हैं, दूध से स्नान करवाना, चाहे फिल्म स्टार हों, चाहे उनके अपने पसंदीदा राजनेता हों। सिद्धारमैया और शिव कुमार, अब क्या आपको लगता है ये कॉम्बिनेशन और भारत जोड़ो यात्रा कह लीजिए, खरगे कह लीजिए, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में जिस अपेक्षित सफलता के बारे में सोच रही है कांग्रेस, क्या वो उसे मिलेगी? बीजेपी की रणनीति क्या हो सकती है? और निश्चित तौर पर 20 सीटों का दावा बड़ा दावा है, बड़ा उलटफेर कर देंगे। और बीजेपी के लिए बड़ी ताकत यही थी कि आप गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां पे विधानसभा चुनाव में बेशक कमजोर है, लेकिन बंपर जीत मिली थी जब लोकसभा चुनाव हुए और उसकी वजह से 300 का आंकड़ा पार कर गए। लेकिन अभी स्थितियां इस बार जरा टाइट मामला दिखाई दे। बीजेपी की रणनीति क्या होगी इसका तो एक वानगी भी अमित मालवीय की ट्वीट से सामने आ गया है कि वो लिंगायत वोटों को जो है किस तरह से दोबारा बीजेपी की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। और करना भी चाहिए, राजनीतिक पार्टी अपने जनाधार को वापस लाने की कोशिश करती है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस की चुनौती होगी, जो लिंगायत उनके साथ आए हैं वो कांग्रेस के साथ ही बने रहें और वो कैसे उसको साधती है ये भी उसको देखना पड़ेगा। जहाँ तक लोकसभा चुनाव में आंकड़ों की बात है, देखिए 2004 से और 2019 तक जितने चुनाव हुए हैं कर्नाटक में, उसमें लोकसभा चुनाव में बीजेपी का आंकड़ा बहुत अच्छा रहा है। 18 सीट से हमेशा ज़्यादा रहा है, 18, 20, 22 सीटें। तो विधानसभा चुनाव में 2008 में जो है, 2004 में वहाँ कांग्रेस और जेडीएस की जॉइंट सरकार बनती है, बावजूद कि बीजेपी 79 सीट लेकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सफलता मिली। फिर 2013 में वहाँ 2008 में बीजेपी येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बनते हैं और 2009 में भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सफलता मिलती है। 2013 में भी जब कांग्रेस सरकार बनती है पूर्ण बहुमत से, लेकिन जब लोकसभा चुनाव होते हैं 2014 में तो बीजेपी को सफलता मिलती है भारी। और 2019 का हमने देख ही लिया कि 2018 में सरकार बनी जेडीएस और कांग्रेस की मिली जुली, लेकिन 2019 में बिल्कुल बीजेपी ने ज़बरदस्त सफलता हासिल की लोकसभा चुनाव में। अब फिर इस बार कांग्रेस को बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली है। अब लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? देखिए, लोकसभा चुनाव अलग उस पे होते हैं, मुद्दों में, अलग परिदृश्य पे, अलग वातावरण में होते हैं, चाहे जो भी चुनाव हो। और उसमें सेंट्रल लीडरशिप जो होती है किसी भी पार्टी की, खासकर प्रधानमंत्री का चेहरा होता है। प्रधानमंत्री से कितना जो है लोग खुश हैं, कितना नाराज़ हैं, इस आधार पर लोकसभा में वोटिंग होती है। तो मुझे लगता है कि लोकसभा का जो चुनाव होगा कर्नाटक का, उसमें बहुत कुछ निर्भर करेगा तब तक केंद्र सरकार की जो लोकप्रियता है, मोदी जी की जो लोकप्रियता है, उसमें कितनी गिरावट या कितनी उछाल होती है, या वो किस स्तर पर बना रहता है। अगर मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ जो है ऊपर जाता है तो बीजेपी को फायदा होगा, अगर वो ग्राफ नीचे आता है तो बीजेपी को नुकसान होगा। और अगर स्टैटिक बना रहता है तो विनोद जी, कांटे की लड़ाई, कर्नाटक में उनका चेहरा आगे होना और फिर कर्नाटक में वो अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाना, बीजेपी को इससे जोड़कर देखा, आप कैसे देखते? मैं बार बार कहता हूँ, विधानसभा चुनाव में कई बार मोदी जी को आगे करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी। 2014 के बाद से तो हर चुनाव में मोदी जी बिल्कुल आक्रामक रूप से आते हैं। कोई एक चुनाव बता दीजिए जिसमें मोदी जी ने सघन प्रचार न किया हो। दिल्ली जैसे राज्य में भी 6-6 मीटिंगें उन्होंने की, जहाँ पर छोटा सा राज्य है। हिमाचल में 11-12 मीटिंगें की इस बार भी। बंगाल में तो आप देखिए पूरा एकदम कितना सघन प्रचार किया है, बांग्लादेश में मथुरा मंदिर तक जाकर के उन्होंने मत्था टेका। और इसी तरह 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी उन्होंने बहुत सघन प्रचार किया था। गुजरात तो खैर उनका राज्य है। बिहार में 2015 में बहुत सघन प्रचार किया, 2020 में भी किया, लेकिन परिणाम मिले जुले आए, कहीं बीजेपी जीती और कहीं हारी। और इसलिए ज़्यादातर जो मैंने गिनाए उनमें तो हारी भी, लेकिन कई जगह जीती भी। मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में उनका ग्राफ जो है, सक्सेस रेट जो है वो कम रहता है। लोकसभा चुनाव में जाहिर 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 उनके चेहरे पर लड़े और व्यापार सफलता मिली है बीजेपी को। तो इसलिए कर्नाटक के चुनाव से मैं एकदम से नतीजा नहीं निकालता कि एकदम से मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आ गई और 2024 में एकदम सफाया हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। मैं कम से कम इस तरह का एनालिसिस, इस तरह का विश्लेषण आज की तारीख में करने के लिए तैयार नहीं हूँ।
मुझे लगता है कर्नाटक का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा गया, स्थानीय नेतृत्व के सवाल पर लड़ा गया, राज्य सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो भ्रष्टाचार के आरोप थे, जो गवर्नेंस को लेकर सवाल थे, जो कन्नड़ डिगा का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने बड़े ढंग से उठाया, कन्नड़ प्राइड का, ये सब मिला करके उस पर मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो उस तरह भारी नहीं पड़ी कि बीजेपी को सफलता दे जाती। फिर भी मैं कहूँगा, अगर नरेंद्र मोदी इतना सघन प्रचार कर्नाटक में नहीं करते तो भाजपा की सीटें 50 से भी कम होती। कम से कम 20-25 सीटों का जो इजाफा हुआ है वो भाजपा, वो नरेंद्र मोदी जी के ही चेहरे पर हुआ है। इसका मतलब कुछ साफ होने वाला था जो विनोद जी कह रहे हैं। तो इसको आप ऐसे भी आप कह सकते हैं कि अगर एक वो जो मशहूर नारा है जो अब कर्नाटक पर फिट बैठता है, उसको मैं थोड़ा सा रद्दोबदल के साथ बता रहा हूँ। अब की बार सिद्धरामैया की सरकार और डिप्टी शिव कुमार। थंब बन रहा है, बढ़िया थंब बन रहा है। हाँ जी जी, मतलब मेरी सूचना है, लेकिन कोई बहुत अपुष्ट कह सकते हैं, कुछ हमारे जो मित्र हैं, सूत्र हैं बीजेपी में, उनके मुताबिक ये है कि कर्नाटक के चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि भाई सब कुछ मतलब मेरे ही ऊपर आप लोग क्यों करना चाहते हो, मतलब ये उम्मीद कैसे आप करते हो कि सब कुछ मेरे ऊपर, आप पार्टी संगठन, राज्य संगठन, प्रदेश संगठन, इनको भी तो कुछ करना चाहिए। तो एक तरह से बात भी सही है कि सारा कुछ दारोमदार सारा जो है एक ही व्यक्ति पर आप डाल दीजिए। ऐसा तो अटल जी के टाइम में भी नहीं होता था। बिल्कुल ठीक बोला आपने सर, मतलब एक ही व्यक्ति पर पूरी पार्टी डिपेंडेंट हो जाए, इसका मतलब जो संगठन है, जो बीजेपी की ताकत मानी गई, वो संगठन कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। चाहे वो कौन है इसका जिम्मेदार? मैसेज चाहे नड्डा जी के लिए हो, ये मैसेज इसका जिम्मेदार कौन लगता है? मुझे ऐसा लगता है कर्नाटक के संदर्भ में हमको बीएल संतोष के रोल को और हिमाचल के रोल में के चुनाव में हमको नड्डा साहब के रोल को नहीं भूलना चाहिए। दोनों अपने अपने राज्यों को हार गए, दोनों अपने अपने राज्यों, ये बीजेपी कवर करने वाले रिपोर्टर्स लगातार बोल रहे हैं, बताते रहते हैं कि भाई आप अगर अपने स्टेट में नहीं जीत पा रहे हो, जैसे हिमाचल नड्डा साहब का स्टेट है, वहां वो नहीं जीत पाए, जबकि वो स्टेशन रहे, उन्होंने अपने हिसाब से टिकट भी दिए, कुछ लोग नाराज भी हुए। सिमिलरली बीएल संतोष साहब और येदियुरप्पा साहब की आपस में जो बैर है वो किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से बीएल संतोष का राष्ट्रीय राजनीति में उदय हुआ वो सिर्फ येदियुरप्पा साहब के विरोध करने पर हुआ, जबकि बीएल संतोष साहब आते हैं ब्राह्मण कम्युनिटी से, जो है 2 या 3% है, और वो लिंगायत है जो 15-16% पर बैठे हुए हैं येदियुरप्पा, और सबसे बड़े लिंगायतों के नेता आज की डेट में। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात विनोद जी कह रहे हैं वो बात 100% सही है कि भाई हर काम अगर नरेंद्र मोदी करेंगे तो पार्टी के जो बाकी नेता हैं वो क्या करेंगे? पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो लोग हैं, पार्टी संगठन में जो तमाम महासचिव बने हुए हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हुए हैं, उनका काम क्या है? वो कब अपनी जिम्मेदारियां लेंगे? उनको कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए? पर विनोद जी ये बात इंपॉर्टेंट है जो सुमित जी कह रहे हैं, लेकिन एक थ्योरी ये भी आती है कि धीरे धीरे संगठन में सब कमजोर हो गए हैं या बहुत सेंट्रिक हो गया है, कुछ एक लोगों के इर्द गिर्द आ गया है, बड़े बड़े चेहरे जो है वो किनारे हो गए। बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, ये अति हो गई है भैया। हर आदमी को पता है कि भाई मैं नरेंद्र मोदी की सभा लगवा लूंगा और मेरा चुनाव निकल जाएगा। हर पार्टी, हर नेता, हर सांसद, हर विधायक ये हो गया है, जो भी कैंडिडेट है कि यार एक बार मोदी जी आ जाएंगे, मेरे यहाँ इलाके में घूम जाएंगे, रोड शो कर जाएंगे, रैली कर जाएंगे, मेरा चुनाव निकल जाएगा। तो अब ऐसा नहीं चल रहा है। जो कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया कि जहां जहां मोदी जी गए वहां उनको फलीभूत नहीं हुआ, बीजेपी के लिए वो वोट ट्रांसलेट नहीं हो पाया। तो ऐसे में जो लोकल कैंडिडेट है उसको भी काम करना पड़ेगा और लोकल लीडरशिप को ओनरशिप लेनी होगी। नहीं, ये जो आप पूछ रहे थे मैं सहमत हूँ। देखिए, कांग्रेस का जब पतन शुरू हुआ तब कांग्रेस की यही स्थिति थी, बिल्कुल सेम, कि हर कांग्रेस का नेता निर्भर करता था इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनके नाम पर वोट मिल जाएगा, मिला भी एक समय तक। लेकिन कांग्रेस में जब सोनिया गांधी आई तो सोनिया गांधी ने कम से कम अपने स्तर पर जहाँ जहाँ पार्टी थी वहाँ उन्होंने स्थानीय स्तर का नेतृत्व मजबूत किया। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को कमान दी गई, राजस्थान में अशोक गहलोत को दी गई, कर्नाटक में भी, सब जगह। और उसका फायदा ये हुआ 2004 में आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी को मजबूत किया गया कि 2004 में कांग्रेस पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई, उसकी सरकार बनी। ये बीजेपी को समझना पड़ेगा कि वो क्या उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर कांग्रेस पार्टी जा करके और लूट पिट चुकी है। क्योंकि मोदी जी, चलिए आज मोदी जी आपके पास हैं, लंबे समय तक तो पार्टी रहती है ना, नेता तो एक समय के बाद रिटायर हो जाते हैं, नेपथ्य पे चले जाते हैं। सब समय के साथ आज अडवाणी जी नहीं है सक्रिय, जोशी जी नहीं है, तो पार्टी रहनी चाहिए। तो ये समझना पड़ेगा। आप कभी भी कोई भी चुनाव हो, बीजेपी किसी नेता से पूछे यार वहाँ और उनसे बात करिए कि थोड़ा संघर्ष लग रहा है, स्थिति ठीक नहीं है, उनका जवाब ये होता था अरे नहीं आप नहीं जानते, एक बार मोदी जी की रैलियाँ होंगी तो सब बदल जाएगा, सब पलट जाएगा। तो ये जो सिंड्रोम है
ये जो माइंडसेट है, इससे बीजेपी को निकलना पड़ेगा। और स्थानीय स्तर पर जब तक, देखिए बीजेपी राज्य के चुनावों में वहीं जीती है जहां उसका स्थानीय नेतृत्व मजबूत था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक चेहरा थे, मोदी जी थे, दोबारा पार्टी लौट के आई। ये आप देखिए उत्तराखंड में भी पार्टी लौटी, मोदी जी का चेहरे का योगदान था बहुत बड़ा। लेकिन पुष्कर सिंह धामी भले अपना चुनाव हार गए हों, लेकिन एक मेहनत किया उन्होंने। इसी तरह से आप और राज्य देख लीजिए, गुजरात को देख लीजिए, वो तो मोदी जी का अपना राज्य, मोदी जी के नाम पर ही वहाँ वोट पड़ता है। वहाँ भूपेंद्र सिंह पटेल और विजय रूपाणी कोई फैक्टर नहीं थे। लेकिन जहाँ बीजेपी का अपना लोकल लीडरशिप मजबूत है, लेकिन गुजरात में संगठन मजबूत है। वो डी.के. पाटिल जो उनके अध्यक्ष हैं प्रदेश, बड़े मेहनती हैं, उनकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री जी ने की है। तो जहाँ संगठन मजबूत है, जहाँ संगठन में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पार्टी को सफलता मिल रही है। कर्नाटक में कांग्रेस इसीलिए जीती कि उसके पास स्थानीय स्तर पर संगठन भी था, नेता भी थे, और उन्होंने मेहनत भी की। और सबसे ज़्यादा मेहनत तो मैं कहूँगा, हम लोग सबकी चर्चा कर रहे हैं सुमित जी, हम लोग राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं, प्रियंका की कर रहे हैं, खड़गे साहब की कर रहे हैं, डी.के. शिव कुमार की कर रहे हैं, और उनकी सिद्धारमैया जी की कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो किसी भी पार्टी में होता है, वो होता है प्रभारी महासचिव संगठन का। और रणदीप सुरजेवाला की मेहनत पर भी तो हम लोगों को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि 2 साल पहले उनको बनाया गया था। कहा जाता है कि पिछले 7-8 महीने से वो कर्नाटक से दिल्ली आए ही नहीं, एक आध दिन के लिए आए हो तो आए हो, और वहीं रह के उन्होंने, और मुझे खुद कर्नाटक के तमाम कांग्रेसी नेताओं ने कहा चुनाव जब चल रहे थे कि भाई जो भी श्रेय अगर दिया जाएगा दिल्ली से किसी को, तो वो तरह ही इनको सुरजेवाला जी को देना चाहिए। जिस तरह उन्होंने एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता की बात सुनी, सबको इकट्ठा किया, सबको एक साथ जोड़ा, उनके बीच की जो गुटबाजी थी, उनके बीच झगड़े थे, वो निपटाए, वो सुलझाए, वो ख़त्म किए, और केंद्र और राज्य के बीच में, संगठन के बीच में एक समन्वय स्थापित किया। तो इस सब का परिणाम जो है, चीज़ें मतलब नतीजे इस रूप में आते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी जीता हुआ चुनाव क्यों हारी, अगर किसी आप कांग्रेसी कार्यकर्ता से पूछिए तो उसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो जो प्रभारी सचिव हैं देवेंद्र यादव जी, उनको बताया जाता है कि जिस तरह से उन्होंने वहाँ की गुटबाजी को बजाय हैंडल करने का और बढ़ावा दिया, और जिस तरह टिकटों को बंटवाया, तो प्रभारी महासचिव की बड़ी भूमिका होती है। और दूसरा, जिस तरह स्क्रीनिंग कमेटी में मोहन प्रकाश को चेयरमैन बनाया गया, और मोहन प्रकाश जिनका अपना पर्सनल कोई एजेंडा नहीं था न कर्नाटक में न पार्टी में, तो बिल्कुल मोहन प्रकाश और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मिल करके जिस तरह टिकट बंटवारे में पार्टी के हित को सर्वोपरि माना, और सबसे पहले 124 की टिकट लिस्ट तब जारी की जब बीजेपी में बैठक भी नहीं शुरू हुई थी और कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। ये दिलचस्प चीज़ है। इतना हवा थी कांग्रेस की, टिकटार्थी थे, लेकिन टिकटों को लेके, बंटवारे को लेके कांग्रेस में कहीं कोई ज़्यादा शोर शराबा आपको नहीं सुनाई पड़ा। ये भी इन दोनों का एक काम काज की सफलता का एक परिणाम है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।